हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंटूरा क्लासेस। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। देखिएगा, फॉल्स ऑफ मुगल मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये। इंस्पेक्टर एनसीईआरटी तमिलनाडु सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक्स के टॉपिक्स हम लोगों ने दे रखे हैं। इसमें ग्राफिक्स एनिमेशन तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, वाई मुगल लूज द ग्राउंड। देखिएगा, हुआ क्या था कि एक समय था जब पूरे भारत में मुगल का ही राज स्थापित था। ठीक, मतलब भारत को भी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से मुगल के ही उससे जाने जाते थे। तो ये हारे क्यों? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि इतना बड़ा जो राज्य था वो हारा? देखिएगा, इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो मेन कारण था वो था औरंगजेब की पॉलिसी। ठीक, जिसकी वजह से ही हम लोग धीरे धीरे जो मुगल्स थे उनका बेस वीक होता गया और जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज होता गया, जिसकी वजह से इनको जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा होने लगी। और जो इनका एक रीजनल इंटीग्रेशन था ना, वो इतना ज़्यादा औरंगजेब ने फैलाने की कोशिश की कि ये लोग उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। और उसकी वजह से जो इन्होंने एक बड़ा राज्य स्थापित किया था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। बाकी जो एक्सटर्नल आक्रमण हुए उसकी भी बहुत सारी वजह थी। तो आइए खैर शुरू करते हैं। देखिएगा, एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे। एक हमारे भाई साहब थे जिनका नाम था नादिर शाह। देखिएगा, नादिर शाह कौन थे समझते हैं। द पर्शियन एम्पियर एम्परर अटैक इंडिया 1738। देखिएगा, पर्शियंस के थे एम्परर। 1738 में इन्होंने भारत में आक्रमण किया। ठीक, conquered Lahore and defeated the Mughal army at Karnar on February 13, 1739। देखिएगा, जब पर्शियन एम्परर जो थे नादिर शाह, जब इन्होंने भारत में आक्रमण किया तो लाहौर इन्होंने कैप्चर किया। और जब मुगल की सेना इनको मतलब युद्ध लड़ने गई इनसे, तो इन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट किया कलनार। देखिए, कलनार हरियाणा में एक छोटी सी जगह है, ग्राउंडेड मैदान है पूरा। ठीक, 13 फरवरी 1739 में युद्ध हुआ था जिसमें नादिर शाह जीत गए थे और मुगल हार गए थे। अब उसके बाद जब मुगल हार गए तो फिर मोहम्मद शाह ने क्या किया, वो मोहम्मद शाह जो थे वो पकड़े गए। उस समय जो राजा थे वो मोहम्मद शाह थे। दिल्ली को लूटा गया और बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ मचाई गई नादिर शाह ने। उसने क्या किया, इनका पिकॉक थ्रोन जो कि शाहजहां ने अपने समय में बनवाया था और ये एक तरह से मुगलों की शान कहा जाता था। और कोहिनूर डायमंड, ये कोहिनूर क्या होता है यार, कोहिनूर डायमंड होता है, वो इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। देखिए, कोहिनूर डायमंड उस समय भारत की शान था। हालांकि अब तो अफ्रीका और इन सब में बहुत सारे ऐसे डायमंड हो गए, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक रिसेंटली तक कोहिनूर जो था ये बहुत बड़ा ही अभी तक का डायमंड हुआ करता था जो भारत में था, जिसको अफगानिस्तान ये लोग ले गए थे। तो पिकॉक थ्रोन जो कि शाहजहां ने बनवाया था उसको भी ले गए और 70 करोड़ रुपए जो थे खजाने से उसको भी इन लोगों ने लूट लिया। नादिर शाह गेन द इंपॉर्टेंट मुगल टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ इंदस इंक्लूडिंग काबुल। दस इंडिया वंस बिकम वल्नरेबल टू द अटैक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। देखिएगा, ये हमारा भारत है सपोज। ठीक, तो अब यहाँ पे युद्ध हुआ था, ये पूरी मुगल आर्मी दिल्ली विल्ली से सब कनेक्टेड है। तो अब इसके वेस्ट में जो रीजन था ना वो इन्होंने नादिर शाह ने कैप्चर कर लिया। तो जो काबुल था, जो इंपॉर्टेंट एक नॉर्थ वेस्ट का पार्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट आक्रमणकारी है उनको हम लोग भारत आने से रोकते थे, वो अब इनके हिस्से में चला गया युद्ध में, क्योंकि हार गए थे मोहम्मद शाह। तो जब नादिर शाह के में हिस्सा चला गया तो अब एक तरह से ये जो बाउंड्री थी खत्म हो गई। अब जो भारत था उस पर कोई भी नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हो सकते थे, क्योंकि जो काबुल इनका पोस्टिंग थी वो खत्म हो गई। इस वजह से अब ये फिर से वल्नरेबल हो गया नॉर्थ वेस्ट के अटैक से। दूसरे हमारे भाई साहब थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। देखिएगा, नादिर शाह के बाद जिनकी गद्दी संभाली वो थे अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह 1747 में ख़त्म हो गए थे तो उसकी गद्दी संभाली थी अहमद शाह अब्दाली ने। इन्होंने भी भारत में बहुत बार आक्रमण किया, 1748 से लेकर 1767 तक ये भारत में आक्रमण करते थे। देखिएगा, आक्रमण ये लोग क्यों करते थे, इनको ये नहीं होता था कि हमें राज्य स्थापित करना है, क्योंकि मुगल को तो लोग हरा ही चुके थे। तो इनका मेन मोटिव रहता था केवल जो पैसा है, जो लग्जरीज उस समय भारत की थी उसको कैप्चर करके अपने वहाँ ले जाना। तो ही कंटिन्यूसली हैरेस द मुगल हु ट्राई टू बाय पीस इन 1751 बाय सीडिंग पंजाब टू हिम। तो देखिएगा, उस समय मुगल वीक थे, हो ही गए थे और नादिर शाह ने हरा ही चुका था कई बार। तो जब ये बार बार अहमद शाह अब्दाली हमला कर रहे थे भारत पे और बार बार मुगलों को हरा रहे थे, जिसकी बाद वजह से मुगल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसमें कहा गया कि हम आपको पंजाब दे देंगे और आप हम पे हमला मत कीजिए। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ था और फाइनली इन 1757 में अब्दाली ने फिर से भारत में आक्रमण किया और उसने दिल्ली कैप्चर कर लिया था। और अब उसने अपना एक शागिर्द बिठा दिया जिसका नाम उसको अफगान केयरटेकर की तरह से एक अपना शागिर्द बिठा दिया था मुगल एम्पायर में। मतलब कि जो भी मुगल राजा डिसीजन लेंगे उसको ये सुनेंगे और वहाँ अफगानिस्तान तक अब्दाली तक पहुँचाएंगे। इनका काम था एक तरह से दूत का। हालांकि कंट्रोलर की तरह एक्ट कर रहे थे, लेकिन एक दूत वजह से इनको भेजा गया था। और अब्दाली ने उस समय जो मुगल एम्परर था आलमगीर टू को रिकॉग्नाइज किया कि यही जो है मुगल एम्परर बनेंगे।
और जो रोहिला चीफ थे जिनका नाम था नजीबुद्दौला, उनको कहा गया मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। देखिएगा मीर बख्शी उस समय की इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मीर बख्शी को एक तरह से इन्होंने वजीर बना दिया। तो देखिएगा अब था क्या कि जो टॉप थे वो थे आलमगीर, और उसके जो नीचे थे वो नजीबुद्दौला थे जो उनके अफेयर्स मैनेज करते थे। लेकिन एक्चुअली में इन सब के नज़र रखता था आलम ये अफगान केयर टेकर जो कि अब्दाली ने छोड़ा था इन पे नज़र रखने के लिए। In 1758, Najibullah was expelled from Delhi by the Maratha chief Raghunath Rao and also captured Punjab। तो देखिएगा हुआ क्या था, मीर बख्शी को जिन्होंने छोड़ा था ना एज अ केयर टेकर अफगान, अब्दाली ने अफगान केयर टेकर के नाम पे नजीबुद्दौला को छोड़ा था। तो हुआ क्या, जब मराठा चीफ जो रघुनाथ राव थे उन्होंने दिल्ली पे हमला किया, क्योंकि उन्हें मालूम था मुगल की पोजीशन वीक हो गई है और नजीबुद्दौला देख रहे हैं, तो नजीबुद्दौला को उन्होंने दिल्ली से निकाल दिया। और इसी वजह से अब्दाली को ये बात पता चली और अब्दाली फिर भारत आया 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ने। इस वजह से क्योंकि मराठा दिल्ली फिर से कैप्चर कर चुके थे और इसको और इनके जो सागिर था उसको निकाल दिया था, तो एक तरह से अब्दाली को लगा कि मराठा ने उसको चुनौती दी है और ये युद्ध लड़ने आ गए इंडिया में। और मराठा गए और मराठा को भी पता था कि युद्ध लड़ने आ रहा, तो मराठा इनको हराने गए। तो पानीपत में ये युद्ध हुआ था जिसको कहा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हालांकि उसमें जो मराठा थे वो हार गए थे। तो देखिएगा औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, किस टाइप के थे, उसको समझते हैं एक बार। देखिएगा जो औरंगजेब के बाद पहले आए वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर इनके बेटे थे। इनका जो असली नाम था उसका था प्रिंस मुआजम। तो खैर 63 ईयर ओल्ड थे प्रिंस मुआजम, एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब, बिकम द एम्परर आफ्टर 2 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन। इसको सक्सेशन कर लीजिएगा। देखिएगा हमको मालूम है कि औरंगजेब ने बुढ़ापे तक राज करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि एक सरदार था जिसने उनके पेट पे चाकू मार दिया था, एक कोई हमला हुआ था युद्ध में, तो उसकी वजह से उस चाकू में जहर था जो इनकी पूरी बॉडी में फैल गया और ये खत्म हो गए। अगर ऐसा ना होता तो वो और भी राज करते। तो क्या है वो इतने बुढ़ापे तक राज किए थे, जो इनका बेटा तो वो 63 साल का हो गया था जिसका नाम था प्रिंस मुआजम। और जब ये खत्म हुए तो इनके भी बेटे होंगे औरंगजेब के कुछ, वो लोग भी गद्दी पे अपना हक जमाने लगे और प्रिंस मुआजम थे वो जमा ही रहे थे। तो इसकी वजह से इनको जो है 2 साल युद्ध लड़ना पड़ा था इस गद्दी के लिए अपने ही भाइयों से। उसके बाद गद्दी पे बैठने के बाद इन्होंने जो टाइटल लिया उसका नाम था बहादुर शाह। ही किल्ड हिज ब्रदर मोहम्मद आजम एंड काम बख्श इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। देखिएगा अपने भाई जो थे इनके मोहम्मद काजम और जो काम बख्श थे इनको इन्होंने युद्ध में हरा दिया था। और तो उसके हराने के बाद जो गद्दे पे बैठे उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया वो थे बहादुर शाह। खफी खान गेव द टाइटल शाह ए बेखबर टू बहादुर शाह। जो खफी खान थे एक, उन्होंने बहादुर शाह को एक टाइटल दिया जिसका नाम था शाह ए बेखबर। देखिएगा ही अडॉप्टेड अ पैसिफिक पॉलिसी। पैसिफिक पॉलिसी मतलब मित्रता शांति, इस तरह की इन्होंने पॉलिसी को बढ़ाया था। औरंगजेब की तरह नहीं कि हर जगह युद्ध लड़ते थे और कैप्चर करते थे, तो उन्होंने एक शांति की तरह हर जगह मैत्री बढ़ाई। सबसे पहले इन्होंने मैत्री बढ़ाई मराठा से, उसके बाद राजपूत से, उसके बाद जाट से। देखिएगा इनके समय में मराठा और जाट ये थे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, क्योंकि इन्हीं लोगों का मेजोरिटी हमारे यहाँ रूल रहा है। जाट जो थे ये कि एक छोटे रीजनल थे, लेकिन उस समय ये लोग बहुत ही हाई अमाउंट में कहते हैं ना उग रहे थे, इसलिए इन्होंने इनके साथ भी एक पैसिफिक पॉलिसी साइन की। साहू थे उस समय मराठा प्रिंस जिसको इन्होंने रिलीज कर दिया था मुगल कैप्टिविटी से। राजपूत चीफ ऑल्सो गिवन पीस। देखिएगा औरंगजेब ने हमको पढ़ा, अकबर ने बढ़ाया औरंगजेब मुगलों का साथ, शाहजहां ने भी कहीं ना कहीं बढ़ाया, जहांगीर ने भी बढ़ाया। लेकिन जब औरंगजेब आया तब तो उसने उसने केवल मुसलमानों पर ज़्यादा फोकस किया था, और जो हमारे राजपूत थे उनके साथ जो पहले इनको रिस्पेक्ट मिलती थी वो रिस्पेक्ट देना खत्म कर दिया था। और क्योंकि औरंगजेब का मेन युद्ध थे वो शिवाजी से थे, तो जो साहू थे उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठे तो इन्होंने सबसे पहले साहू को रिलीज किया मुगल बंधन से, और जो राजपूत चीफ थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं शांति शामिल करना चाहा, और जो राज था जो लोग जहाँ पे थे वहीं पे उनको राज पे दे दिया, और कोई भी उनके राज पे अब इन्होंने हमला करना बंद कर दिया। However, the Sikh leader बंदा बहादुर attacked the Muslim in Punjab and hence the emperor took action। लेकिन ये सब करने के बावजूद एक बंदा बहादुर थे जिनको फारूक सिकंद ने मारा था बाद में। खैर, तो जो बंदा बहादुर थे उन्होंने मुस्लिमों पंजाब पे आक्रमण किया, जिसकी वजह से एम्परर को उस समय एक्शन लेना पड़ गया था इनके खिलाफ, और बाकी इन्होंने कोई भी किसी भी राजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। बहादुर शाह डाइड इन February 1712। देखिएगा
1712 को जो थे वो हमारे जो प्रिंस मुआजम थे वो ख़त्म हो गए, बहादुर शाह। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो आए थे वो थे जहांदर शाह और फारूक शिखर। जहांदर शाह के बारे में समझते हैं। देखिएगा, जहांदर शाह मार्च 1712 से लेके फरवरी 1713, मतलब कुल मिला के 1 साल इन्होंने राज किया। अब 1 साल राज कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान जहांदर शाह बिकेम द एम्परर। जुल्फिकार खान की वजह से जो जहांदर शाह थे वो राजा बने थे। जुल्फिकार खान को इन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। इंट्रोड्यूस इजारा सिस्टम जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फाइनेंशियल कंडीशन देखिएगा, औरंगजेब के बाद क्योंकि अब राज धीरे धीरे बढ़ रहे थे और औरंगजेब युद्ध में तक खर्चा कर चुके थे कि उनके पास पैसों की कमी थी, और जो लैंड था वो भी अभी कहीं ना कहीं नोबल्स और इन सब के पास रह रहा था, मतलब जागीरदारी सिस्टम चल ही रहा था। तो फाइनली इन्होंने एक इजारा सिस्टम लॉन्च किया था जहांदर शाह ने, इस वजह से कि ताकि हमारा जो कैपिटल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेटर हो पाए। जहांदर शाह थे, इन्होंने जजिया को ख़त्म किया था। तो देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि इजारा सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और जजिया को ख़त्म करने वाले औरंगजेब ने लॉन्च किया था, और उसको ख़त्म करने के बाद जहांदर शाह ने किया था। ये था हमारा जहांदर शाह। तो फारूक शिखर 1713 से 70, मतलब 6 साल इन्होंने कुल मिलाकर युद्ध किया। जहांदर शाह को मारा था किसकी वजह से? सैयद ब्रदर्स की वजह से हमारे इन्होंने मारा था। सैयद ब्रदर कौन थे? हमारे अब्दुल्ला खान थे और हुसैन अली। देखिएगा, इन दो को उस समय के कहा गया है किंग मेकर्स। किंग मेकर्स क्यों कहा गया है? कि मुगलों के बाद ज़्यादातर कौन गद्दी पे बैठेगा या ज़्यादा समय तक जो एक सपोज एक तरह से नहीं, किंग मतलब राजा बनाने का जो काम किया था वो ये दो भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। तो खैर इन लोगों ने जहांदर शाह को ख़त्म करने के बाद फारूक शाह शिखर को एक नया एम्परर घोषित कर दिया। फारूक शिखर ने भी जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स हटाया था। देखिएगा, इन्होंने कुछ हिस्सों में हटाया था, इन्होंने फाइनली पूरा ही हटा दिया। और पिलग्रिमेज जो मतलब ये लोग जाते थे ना, जैसे हिंदू हमारे जाते तो उस समय भोलेनाथ के यहाँ क्या कहा गया, हाँ उसको मानसरोवर, या फिर और जो अदर भी हिंदू कहीं जाते थे तो उनके लिए टैक्स देना पड़ता था। लेकिन फारूक शिकर ने इस टैक्स को ख़त्म कर दिया। इन 1717 ही गे फॉर्मेट। देखिएगा, 1717 एक ईयर बहुत याद रखिएगा कि ब्रिटिश की जो मेन ग्रोथ हुई थी वो इसी फरमान की वजह से हुई थी, जब इन्होंने 3 राज्य की जो जमींदारी थी वो इनके ब्रिटिशर्स को सौंप दी थी। इन 1719 द सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ डी थ्रोन फारूक शिकर। देखिएगा, ये सैयद ब्रदर थे जो किंग मेकर हुआ करते थे, अब्दुल खान हुसैन अली। इन्होंने फारूक शिकर को गद्दी पे बिठाया था जहांदर शाह को मार के। लेकिन जब इनकी आपस में नहीं बनी तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फारूक शिकर को भी रास्ते से हटा दिया और फिर उनको मतलब अंधा करके उनको मार डाला था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्परर वॉज किल्ड बाय हिज नोबल। तो देखिएगा, एक तरह से लोग नोबल ही काम कर रहे थे। हालांकि इनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो मतलब जो पोजीशन ये लोग होल्ड कर रहे थे एक्चुअली में वो एक तरह से नोबल की थी। तो ये पूरे मुगल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि मारू जो फारूक शिकर जो कि मुगल एम्परर था उनको इन लोगों ने मार दिया था। आगे देखते हैं। देखिएगा, राफिल-उद-दरजात जो थे इन्होंने 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक राज किया, मतलब कि 6 महीने भी ठीक से नहीं किया। ही रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड अमंग द मुगल, मतलब इन्होंने ही मुगल में सबसे छोटे समय तक राज किया। इस बात को याद रखिएगा राफिल-उद-दरजात के बारे में। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नहीं क्योंकि 6 महीने तक ये लोग रहे थे। मुगल उस समय इस पोजीशन में थे नहीं कि वो कहीं भी कंसोलिडेट कर पाए अपनी पावर को, तो जनरली एक पोजीशन पे बैठ गए थे और सबसे ही कम समय तक इन्होंने राज किया था। उसके बाद आए थे राफिजुद्दौला, ये जून 6 से लेके 17 सितंबर, मतलब ये तो और ही कम, 1719 तक। सैयद ब्रदर पेश राफिजुद्दौला विद द टाइटल शाहजहां टू ऑन द थ्रोन। द न्यू एम्परर वॉज एन ओपियन एडिक्ट। तो देखिएगा, जब राफिजुद्दौला बैठे थे ना, तो देखिएगा कोई भी जो औरंगजेब के बाद आए ये काबिल नहीं थे मोहम्मद शाह को छोड़ दिया जाए, तो जितने धीरे धीरे चलता है कोई भी काबिल नहीं थे। और उन काबिल को तुम ऐसी पोजीशन दे रहे हो जिसके पास सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है वो बिगड़ेगा। तो उसी वजह से ये जो थे ये एक ओपियम एडिक्ट थे, राजबाज कुछ ये खास कर नहीं पाए थे और इनको टाइटल दिया था शाहजहां टू। आगे देखते हैं। सो मोहम्मद शाह आते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ रफीरुद्दौला रोशन अख्तर बिकेम द चॉइस ऑफ सैयद ब्रदर। देखिएगा, अभी तक जहांदर शाह के बाद जो हमारे ये थे किंग मेकर्स, उन्होंने 4 राजा को बदल दिया था। ठीक, 4 राजा वो अभी तक बदल चुके, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो जो चौथे राजा इनकी नज़र में आए उनका नाम था मोहम्मद शाह, जिनका असली नाम था रोशन अख्तर। ठीक, आगे देखते हैं। तो मोहम्मद शाह को इन्होंने मोहम्मद शाह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला ड्यू टू लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। देखिएगा, ये भी फिर उसी तरह का बहुत एकदम से पैसा सब कुछ इनको मिल गया,
तो ये भी लोग भी पूरा मतलब उसी में दारू में और डांस वांस इन सब में पड़ गए, तो इस वजह से इनको नाम दिया गया था रंगीला, ड्यू टू द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जो ये जीते थे। मोहम्मद शाह विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क किल द सैयद ब्रदर। तो देखिए हुआ क्या था कि ये लोग तो एक तरह से किंग मेकर बन ही चुके थे, सैयद ब्रदर। अब फिर जो निजाम मुल्क थे जिन्होंने एक तरह में हैदराबाद हमारा बचाया था, वो इसके वजीर बन गए। जब वो वजीर बने तो मोहम्मद शाह को तो पता ही था कि ये क्या गुल खिला के आए ये ब्रदर्स पहले। तो इन्होंने निजाम उल मुल्क के साथ मिल के सैयद ब्रदर्स को मार डाला। इन 1724 में निजाम उल मुल्क जो बने थे इनके वजीर, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट किया हैदराबाद, जिसको नाम दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि हैदराबाद जो उस समय के इनके वंशज थे वो पूरी तरह से सब खत्म हो गए हैं, और अब ये कोई एक ट्रस्ट का जो भी इनके किंगडम थे वो मैनेज कर रहे हैं। तो खैर वो अलग की बात है। ये निजाम उल मुल्क थे, ये जो वजीर बन गए थे 1724 में, जो वजीर थे उस समय, इन्होंने अपना एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम दिया हैदराबाद। 1737 में बाजीराव वन जो मराठा पेशवा थे उन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया विद द स्मॉल आर्मी ऑफ 500 हॉर्समैन। तो देखिए कि जब मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे जब साहू रिलीज हुए और ये पेशवा तमाम आते लगे, तो ये धीरे धीरे अपने बहुत ही स्ट्रांग होते गए। इनकी आर्मी की जो टैक्टिस थी, जो प्रैक्टिस ये लोग करते थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती थी। तो फिर केवल 500 घुड़सवारों के साथ 1737 में बाजीराव जो थे मराठा के पेशवा, उन्होंने दिल्ली में हमला किया। इन 1739 में भी नादिर शाह, भी हम लोग पढ़ के आए कि नादिर शाह ने जो है बैटल ऑफ कलनार में मुगल को हराया था। नादिर शाह इम्प्रेस मोहम्मद शाह एंड एनेक्स एरिया वेस्ट ऑफ इंडस इनटू द पर्शियन एम्पायर। तो जब मोहम्मद शाह थे उस समय नादिर शाह ने हमला किया था। बैटल ऑफ कलनार में ये युद्ध हुआ था फरवरी में 1739 में, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। तो और जो भी वेस्ट था इंडस का रीजन, मतलब जो इंडस नदी जा रही है उसका जो वेस्ट रीजन था वो पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया था। आगे देखते हैं। अहमद शाह। तो द न्यूज ऑफ कॉन्फिडेंट कुमारुद्दीन खान, so the news of confident Komaruddin Khan dead during the Sirhind conflict battle of Manipur lead to Muhammad Shah grave sickness and eventual death soon afterwards। देखिएगा हुआ क्या था कि इनके कुमारुद्दीन खान थे मोहम्मद शाह के, जो इनको बहुत ही भरोसे वाले आदमी थे। तो उस समय भी ये लोग थोड़े बहुत युद्ध लड़ा करते थे। तो सिरहिंद में जब कोई एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ मनुपुर 1748 में। देखिएगा ये फैक्ट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, केवल हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खैर जो इनके कॉन्फिडेंट थे कुमारुद्दीन खान, जिनकी डेथ हो गई थी सिरियन कॉन्फ्लिक्ट में, जिसका नाम दिया गया बैटल ऑफ मनुपुर 1748 में, ये युद्ध लड़ा गया था। इसकी वजह से जो मोहम्मद शाह थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे, और कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन में चले गए थे, जिसकी वजह उसी के बाद से इनकी जो हालत है बिगड़ती गई और उनकी डेथ हो गई। तो जब मोहम्मद शाह की डेथ हो गई, एक मतलब ना ये कोई भी एक अलग ही चीज़ हो गई थी। अब राज पूरा फिर से वैसे ही हो गया कि पता नहीं कौन गद्दी पे बैठेगा। तो जो प्रिंस अहमद थे उन्होंने इस थ्रोन को असेंड किया 1748 18 अप्रैल में, एंड वॉज क्राउंड ऑन 28 अप्रैल को ये गद्दी पे बैठे रेड फोर्ट की। ठीक। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ अबू नज़ीर मुजाहुद्दीन अहमद शाह गाजी। ये इनका पूरा नाम था कि पूरा जिला था वो आप देख लीजिएगा। खैर ये इनका नाम था अब्दुल नसीर मुजाहिद उद्दीन अहमद शाह गाजी, जिनका शॉर्ट फॉर्म में इनको कहा गया था अहमद शाह। ठीक है। एट द एज ऑफ 22 ही सक्सीडेड हिज फादर। देखिएगा 22 साल की उम्र में थे, और जो मोहम्मद शाह थे वो इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि उनकी कुमारुद्दीन जो उनका भरोसेमंद आदमी था वो डेथ हो गया था। तो जब इन्होंने सक्सीड किया था अपने फादर के थ्रोन को, गद्दी पर बैठे, तो उस समय इनकी उम्र केवल 22 साल थी। अहमद शाह वॉज एन इनकम्पेटेंट रूरल। ये भी खैर कुछ खास ऐसे काबिल आदमी नहीं थे। इन्होंने स्टेट अफेयर जो भी उस समय होता था राज को मैनेज करना, वो उद्दम बाई थी क्वीन मदर, उनको इन्होंने सौंप दिया। उद्दम बाई को टाइटल मिला था किबला ए आलम का। शी वॉज ऑल्सो अ लेडी ऑफ पुअर इंटेलेक्ट हु रूल्ड विद द हेल्प ऑफ हर परमर जावेद खान। देखिएगा मोहम्मद शाह मतलब ये डिप्रेशन में चले गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई कुमारुद्दीन खान की। मोहम्मद अहमद शाह आए। तो अब अहमद शाह क्या थे ना, बहुत कोई काबिल रूलर थे नहीं, 22 साल की उम्र थी, एकदम से गद्दी मिल गई। तो जो इन्होंने अपना स्टेट अफेयर्स था ना वो किसी के कहने पे करने लगे, और जिसके कहने पे करने लगे उनका नाम था उद्दम बाई। ये कोई खास बुद्धिमान लेडी नहीं थी, जैसे जहांगीर की वाइफ थी उन्होंने पूरा मैनेज किया था, तो ये उद्दम बाई उस कैटेगरी की नहीं थी। हालांकि स्टेट अफेयर इनके पास थे, ये ज़्यादा इनकी सोच या कुछ ऐसा बहुत नहीं था, और ये रूल करती थी जावेद खान के साथ।
विद द हेल्प ऑफ परमिट मतलब ये इनका साथी था। तो कुल मिला के कहने का मतलब है अहमद शाह, फिर आई उद्दम भाई, और उद्दम भाई भी सारे डिसीजन खुद नहीं लेती थी, वो लेती थी जावेद खान की वजह से। ठीक, तो देखिएगा मल्टीपल डिसीजन, और ये तीनों के तीनों ही कोई बहुत बड़े खास काबिल नहीं थे, तो इन तीनों ने ही बेड़ा गर्क करवा दिया मुगल का। आगे देखते हैं। फिर खैर आलमगीर टू आए, बॉर्न मिर्जा अजीउद्दीन द सेकेंड सन ऑफ जहंदर शाह। देखिएगा जहंदर शाह अभी मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने जजिया और वो एबॉलिश किया था, पिलग्रिमेज जजिया केवल एबॉलिश किया था जहंदर शाह ने। तो जहंदर शाह के जो सेकेंड दूसरे बेटे थे उनका नाम था मिर्जा अजीउद्दीन, जिनका नाम आगे चल के आलमगीर टू पड़ा। ही वॉज डेन टू द थ्रोन बाय इमादुल मुल्क आफ्टर ही डिपोज अहमद शाह बहादुर इन 1754। तो देखिएगा अहमद शाह काबिल थे नहीं, वो अपनी जो एक मदर थी या जो भी थी वो किबला आलम, उनके वजह से लूट करते थे। तो फाइनली इमादुल मुल्क जो थे उन्होंने अहमद शाह बहादुर को युद्ध में मार दिया था 1754 में, और आलमगीर टू को गद्दी पे बिठा दिया था। जब मिर्जा अजीजुद्दीन को गद्दी पे बिठाला था, गद्दी पे बैठने के बाद जो मिर्जा अजीजुद्दीन ने टाइटल लिया अपने आप को, उसका नाम टाइटल था आलमगीर। ही ट्राई टू फॉलो द अप्रोच ऑफ औरंगजेब, इन्होंने भी औरंगजेब की अप्रोच फॉलो करने की कोशिश की। हालांकि उस समय औरंगजेब के पास पैसा सेना सब कुछ मजबूत थी, और इनके पास जो पुराने रूलर थे वो सब धीरे धीरे कम, पैसा कम, और जो सेना थी वो भी बढ़ती मतलब कम होती गई। तो इनके पास उतनी चीज़ें नहीं थी जो पहले के राजा के पास थी। तो एट द टाइम ऑफ हिज असेशन टू द थ्रोन ही वाज 55 ईयर। तो जब इन्होंने युद्ध गद्दी संभाली मिर्जा अजीजुद्दीन में, जिन्होंने टाइटल लिया था आलमगीर टू में, तो उस समय इनकी उम्र थी 55 साल। इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का या युद्ध का, क्योंकि उन्होंने जो भी अपना लाइफ थी वो जेल में बिताई थी। जेल में क्यों बिताई थी? देखिए होता क्या था, हर राजा अलग अलग होते थे, तो ये कोशिश करते थे कि कोई भी ऐसा इनका वंशज भतीजा भांजा ना बैठ पाए कि गद्दी पे बैठ पाए उनको मारे। तो जितने भी इनके परिवार के वंशज होते थे ना, जो इनके खिलाफ बोलते थे, उन सबको जेल में बंद कर देते थे। तो ये जो थे आलमगीर टू, ये भी हमारे जेल में बंद रहे। 55 साल में जब रिलीज हुए तब ये गद्दी पे बैठे, तो उनको क्या होगा? तो खैर, वीक रूलर विदाउट पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ वजीर इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क ने इनको बनाया था राजा, और जो एक्चुअल में सारी पावर थी वो भी इमादुल मुल्क के पास थी। ही वॉज अ ग्रैंड, अभी हम लोग जहांदर शाह पढ़ ही गया है। अहमद शाह अब्दाली द ईरानियन इन्वेडर रीच दिल्ली इन 1757। तो फाइनली नादिर शाह आए थे। अब आए अहमद शाह अब्दाली, 1757 में आए। जिस ठीक 1757 में आके इन्होंने युद्ध लड़ा था, और जाहिर सी बात है इन्होंने हराया ही था। उसके बाद इन्हीं के रीज में बैटल ऑफ प्लासी युद्ध शुरू हुआ था 1757 में। ठीक, ये था पूरा बैटल ऑफ प्लासी, देख लीजिएगा। उस समय हालांकि मुगलों का ऐसा कोई लेना देना नहीं था इनसे, ये बंगाल तक ही युद्ध पूरा सीमित रहा था। आगे देखते हैं। तो दूसरे रूलर जो है उनका नाम था शाहजहां थ्री, ऑल्सो नोन एज मिर्जा मुही उल मिलाद। देखिएगा ये जो शाहजहां हुए, आलमगीर हुए, ये इनके एक्चुअल नाम नहीं थे, ये लोग एक टाइटल यूज करते थे। टाइटल इसलिए यूज करते थे ताकि जो पहले की एक सपोज जो रौब और रुतबा जो पहले राजा का था, उसी को ये लोग एक तरह से कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते थे। 16th मुगल एम्परर थे ये, मुही उस शुन्नात द एल्डेस्ट सन ऑफ मोहम्मद खान बख्श, हु वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ औरंगजेब। देखिएगा ये जो थे मोहम्मद खान बख्श, ये पहले कोई भी राजा तो बने नहीं, ठीक, क्योंकि इनके जो भाई होंगे या जो भी होंगे वो लोग राजा बनते हैं। तो जो ये थे यंगेस्ट सन थे औरंगजेब के, और इनका जो बड़ा बेटा था, मतलब ये थे मोहम्मद खान थे, वो औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे थे। और मोहम्मद खान बख्श का जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम था मुही उस सुन्ना, इन्होंने गद्दी संभाली और टाइटल लिया शाहजहां थ्री। ही वॉज प्लेस्ड ऑन द मुगल थ्रोन इन दिसंबर 1759 एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रिकेसीज इन दिल्ली विद द हेल्प ऑफ इमादुल मुल्क। देखिएगा जिस तरह से किंग्स वो थे ना सैयद ब्रदर्स, उन्होंने किंग को बनाया था कि कौन गद्दी पे बैठेगा, उसी तरह कुछ टाइम तक फिर आए थे इमादुल मुल्क, ये जनरली बताते थे कि कौन गद्दी पे बैठेगा। जैसे मराठा में होते थे पेशवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी। उसी तरह उस समय मुगलों में फिर इमादुल मुल्क ने अपनी पोजीशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना लिया था। ही वॉज लेटर डिपोज बाय मुगल चीफ एक्टिंग इन द नेम ऑफ एग्जाइल मुगल एम्प्रर शाह आलम टू। तो खैर, जब ये जैसे भी युद्ध कर रहे थे मादुल मुल्क की वजह से, फिर मुगल जो चीफ थे उन्होंने इनको हरा दिया था, हटा दिया था। युद्ध हटा क्यों दिया था? कि मुगल एम्प्रर जो शाह आलम थे उनकी वजह से इनको, जो मुगल चीफ थे भाई, इनको ज़्यादा पसंद करते होंगे शाह आलम को, तो उसकी वजह से इनको निकाल दिया गया था राज्य से। अब भाई साहब निकाला क्या होगा, निकाला होगा या बंदी बना लिया होगा, तो खैर आगे देखते हैं जो भी रहा हो। फिर फाइनली शाह आलम टू आए थे। शाह आलम टू ऑल्सो नोन एज बाय बर्थ नेम अली गौहर, अली गौहर भी कहा गया, सन ऑफ आलमगीर टू।
देखिएगा आलमगीर टू अभी हमने पढ़ा वो योद्धा थे, वो मुगल एम्परर बने थे। तो आलमगीर टू के जो बेटे थे वो थे अली गौहर। जब ये गद्दी संभाली तो इन्होंने अपना टाइटल लिया था शाह आलम। ठीक है। शाह आलम टू वॉज कंसिडर द ओनली एंड राइटफुल एम्परर बट ही वॉज अनेबल टू रिटर्न टू दिल्ली अंटिल 1772 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मराठा जनरल महादजी शिंदे। देखिएगा कहाँ है, हाँ, शाह आलम टू जो थे, अभी तक के जो औरंगजेब के बाद वंशज है जैसे मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह आलमगीर, तो ये लोग कोई इतने बहुत बड़े काबिल नहीं थे। लेकिन जो शाह आलम ये एक काबिल आदमी था। अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट जो पहले रूलर्स को मिला मुगलों के, अगर इनको वो सपोर्ट मिलता तो शायद ये मुगलों को और बढ़ाते। हालांकि ये काबिल थे लेकिन क्यों ना सोर्सेज उस समय की जो सिचुएशन थी वो अलग थी। क्योंकि ये गद्दी संभालने के बाद ये 1772 तक तो दिल्ली नहीं आ पाए थे। फाइनली जो मराठा जनरल थे महादजी शिंदे, उनकी प्रोटेक्शन की वजह से इंडिया ये दिल्ली आ पाए। अब इनका जो समय था वो उनके समय में दो बैटल इंपॉर्टेंट हुई। दो बैटल कौन सी हुई? एक तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और दूसरी बैटल ऑफ बक्सर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठाओं ने इनके बिहाफ पे लड़ी थी जिसमें मराठा हार गए। और जो बैटल बक्सर थी वो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ी थी जिसमें ये हार गए थे। तो फाइनली जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना और ये हारे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने एक ट्वीटी साइन की जिसका नाम था ट्वीटी ऑफ इलाहाबाद। ये साइन हुई थी वेयर ही वॉज अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन एंड रिसाइडेड एट इलाहाबाद। तो देखिएगा किसी तरह जब ये दिल्ली आए मराठाओं की वजह से और फिर युद्ध हुआ तो युद्ध में तो एकदम ही कमजोर हो गए, हार गए। उसके बाद फिर इन्होंने बैटल ऑफ बक्सली लड़ी थी 3 साल बाद जिसमें अंग्रेजों से हार गए। तो फाइनली अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन की थी इलाहाबाद जिसमें ये कहा गया कि अब आप दिल्ली में नहीं, अब आप इलाहाबाद का जो फोर्ट है उसी में रुकेंगे और वो भी कंपनी की प्रोटेक्शन में, मतलब कंपनी की देख रेख में आप जो है रुकेंगे। He also issued a farman granted to company in perpetuity of the दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। देखिएगा ये केवल एक दिखावा था। भाई जब बैटर और बक्सर हुआ तो उसमें तो ये हार गए एक तरह से, इन्होंने अपनी सेना भेजी थी, उस उनकी सेना उस युद्ध में हार गई। तो फाइनली इन्होंने एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों को जिसमें ये उस फरमान में था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी ट्रेड या एग्रीकल्चर जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है उस रिवेन्यू को कलेक्ट करने का जो हक था वो पूरा मिल गया ब्रिटिशर्स को। तो इन 1772 द मराठा टुक हिम टू दिल्ली वेयर ही लिव्ड टिल 1803। तो फाइनली मराठाओं की वजह से फिर से एक बार दिल्ली आए 1803 में। देखिएगा एक बार ये 1772 में आए, फिर ये 1803 में दिल्ली आए, किसकी वजह से? फिर मराठा की वजह से। इन 1803 ही अगेन एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश आफ्टर द डिफीट ऑफ दौलत राव सिंधिया। तो मराठा ने इनको कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, इसकी वजह से दिल्ली आ गए। लेकिन जब मराठा और इनका युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, तो उसमें ये दौलत राव सिंधिया तो हार गए, फिर इनको इंग्लिश के अंडर में आना पड़ा। तो फाइनली इस तरह से करते हुए आफ्टर द मुगल एम्पायर बिकम द पेंशनर ऑफ इंग्लिश। तो फाइनली देखिएगा बैटर ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद एक तरह से मुगलों का रीजन वहां से खत्म हो गया। जो राजा आए भी उनका कोई इंपॉर्टेंट था नहीं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को अपने से सुपीरियर रख लिया था। ठीक, आगे देखते हैं। अकबर टू, देखिएगा ये भी कुछ खास राजा नहीं थे क्योंकि ये कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर ही थे, तो एक तरह से मुगलों का जो शासन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जो रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर थी वो भी एक रीजन तक लिमिटेड हो गई थी। तो खैर अकबर है लिटिल डी फैक्टो पावर ड्यू टू द इंक्रीजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फाइनली जो अकबर टू थे उन वो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर का राज अब एक तरह से पूरे भारत में फैल चुका था। इनके पास सेना भी नहीं बची थी। जो इनके कंटेम्प्रेरी किंग थे जैसे कि मराठा हो गए, हैदराबादी हो गए, और जो है ये सब जो भी अदर जो फ्रेगमेंटेड लेवल पे थे वो भी अब कुछ खास इंपॉर्टेंट रख नहीं रहे थे क्योंकि सब एक तरह से इनसे हार ही चुके थे ब्रिटिशर से। तो फाइनली ही सेंट राम रोहन बॉय एज एन एम्बेसडर टू द ब्रिटेन एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा। तो उस समय राजा राम मोहन राय जो थे ये एक बहुत ही बड़े समाज सेवी उभर के आ रहे थे। उसको इन ब्रिटेन का में एक तरह से एम्बेसडर बना के भेजा गया था। तो राजा राम मोहन को जो टाइटल मिला था राजा उस इन्होंने ही दिया था। पहले नाम था उनका राम मोहन रॉय। ठीक, फिर जब वो ब्रिटेन में अपने एम्बेसडर बना के भेजे गए थे तो अकबर टू ने उनको टाइटल दे दिया था राजा, जिसकी वजह से उनका पूरा नाम फिर हो गया था राजा राम मोहन रॉय। वो राजा नहीं थे एक्चुअली में, केवल टाइटल दिया गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसकंटिन्यू कॉलिंग इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ द मुगल एम्पर एंड इशूइंग कॉइन इन नेम। तो फाइनली जो कॉइन मुगल के नाम पे निकल रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अब मुगल एम्पर के नाम पे कॉइन नहीं निकलेंगे। अकबर टू इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल फूल वालों की सैर। तो फाइनली अब इनके पास कुछ बचा तो था नहीं। अफेयर्स जो किंगडम अफेयर्स थे वो एक तरह से ब्रिटिशर देख रहे थे, युद्ध इनको लड़ना नहीं था वो भी ब्रिटिशर कर रहे थे, तो खाली आदमी करे क्या?
तो फिर इनको याद आई हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, और इन्होंने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया जिसका नाम था फूल वालों की सैर। खैर इस बात को याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। हिज ग्रेव लाइज नेक्स्ट टू द दरगाह ऑफ 13th सेंचुरी सूफी सन कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी एट मेहरौली। देखिएगा मेहरौली में इनकी कब्र है, और वो कब्र खास क्यों है, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो कि बहुत बड़े ही सेंट थे मुस्लिमों के, उसके बगल में ही इनकी कब्र बनाई गई है, इस वजह से इनकी कब्र को खास कहा गया है। ठीक, ये कॉइन थे जो कि मोहम्मद अकबर के समय में निकला करते थे, हालांकि कॉइन फिर बाद में बंद हो गए थे। तो फाइनली बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पर। देखिएगा अकबर टू थे जो इन्होंने पेंशन ले ली थी, अब ये ब्रिटिश पेंशनर बन गए। अब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं भारत पे राज करने का। लेकिन जो बहादुर शाह वजह थे, ये मुगल एम्पर थे राज। रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था फिर से अपने आप को एम्पर घोषित करने का, क्योंकि जो सेना थी उन्होंने इनका साथ दिया था। फाइनली ही वॉज कैप्चर बाय द इंग्लिश एंड सेंट टू रंगोल वेयर ही डाइड इन 1862। लेकिन उस युद्ध जो 1857 का युद्ध हुआ था ना, उसमें जो चेहरा घोषित किया गया था राजा के पे, मतलब जो राजा बनेगा भारत पे अगर ये लोग युद्ध ब्रिटिशर से जीत गए, तो वो जो राजा का चेहरा था वो थे बहादुर शाह का चेहरा, ये। ठीक, लेकिन क्योंकि 1857 की जो युद्ध था उसमें तो ये लोग हार गए थे ब्रिटिशर से, तो फाइनली ब्रिटिशर ने मुगलों को मुगल सिस्टम ही खत्म करके जो इनके आखिरी राजा थे बहादुर शाह, इनको भेज दिया था रंगून, जहाँ पे 1862 में डाइड हो गए। और जो भी इनके बच्चे थे, मतलब जो भी इनके वंशज थे, उन सबको इन्होंने बीच बाजार में गोली मार दी थी। तो वहां से मुगल सिस्टम मुगल का पूरा परिवार जो था वो हो गया था खत्म। ठीक, इन लीगल टाइम द मुगल एम्पायर केम टू एंड इन नवंबर 1 1850 विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो खैर 1857 के बाद धीरे धीरे चल ही रहा था कि ये मुगल मुगल, लेकिन फाइनली मुगल जो 1858 में पूरी तरह से खत्म हो गया, जब क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि अब भारत में हमारा राज्य है। हिज ऑल सन वर शॉटेड। तो फाइनली बहादुर शाह के जितने भी बेटे थे उनको ब्रिटिशर ने गोली मार दी थी। बहादुर शाह जफर वॉज अ नोटेड उर्दू पोएट, हैविंग रिटन अ नंबर ऑफ उर्दू गजल, while some part of his opus was lost or destroyed during the Indian Rebellion of 1857, a large collection did survive। तो देखिएगा बहादुर शाह भाई राज अफेयर्स इनके हाथ में थे नहीं, सब ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। ठीक, कॉइन अकबर के समय में छपना बंद ही हो गए थे, युद्ध अब इनको लड़ना नहीं होता तो करें क्या। तो फाइनली ये जो थे बहुत बड़े उर्दू पोएट एक टाइप के बन गए थे। इन्होंने कई सारी उर्दू गज़लें भी लिखी थी, जिसमें से कुछ जो 1857 की क्रांति आई तो उसमें ख़त्म हो गए। कुछ कलेक्शन है वो अभी भी है, जो आपको जनरली मुगलों के जो म्यूजियम होंगे इसमें अभी भी मौजूद है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। देखिएगा कॉज डिक्लाइन ऐसा क्या था कि मुगल धीरे धीरे कम होते गए। सबसे पहला था वो था जागीरदारी। जागीरदारी क्या होता था, जब जो मुगलों को सेवा देते थे ना, जो सोल्जर जो नोबल्स, तो उनको ये लोग पैसे की जगह जमीन दे देते थे कि इसी जमीन से आप लोग एग्रीकल्चर करवाइए और अपना खुद कमाइए। तो द नोबल हुवर आदर असाइन लार्ज जागीर और मनशब अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ मुगल। तो ये हमें आपको बता ही दिया कि जो नोबल होते थे उनको जमीन दे दी जाती थी, मनसब और अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ मुगल सूबे। ठीक है, टू दिस क्लास बिलोंग मैनी राजपूत रूलर सूबेदार एंड मनसबदार मुगल। देखिएगा ये जो आप पढ़ रहे हैं ना सूबेदार मनसबदार, तो ये वो पोजीशन थी जिसको इम्पोर्टेंट ये लोग होल्ड करते थे, और जो जितने बड़े पद पे जाएगा उसको उतनी ही ज़्यादा जागीर दी जाती थी, मतलब ज़्यादा जमीन दी जाती थी। मुगल रूलर ऑफन बीज डिफाइंड एज द रूल ऑफ नोबिलिटी। देखिएगा मुगल नोबिलिटी होगा, क्योंकि देखिए मुगल की जो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वो नोबल ही करते थे, जो इंपॉर्टेंट उस समय पोजीशन पे बैठते थे। तो एक तरह से बताया गया कि जो मुगल का इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो थे उस समय के नोबेल। और भाई उस समय भी जिसके पास जमीन होती थी वही मेन होता था। There was a divisiveness among the nobility on the basis of religion, homeland, and tribe. Mutual rivalry, jealousy, contest for power during the rule of late Mughal reduced the prestige of emperor, but also contributed to the। देखिएगा जो नोबल उस समय राज करते थे मुगलों पे, मतलब जो नोबल पोजीशन होल्ड करते थे इंपॉर्टेंट मुगल के समय में, तो अब इनको कुछ ना कुछ ज़मीन दे दी जाती थी। ठीक, सपोज इनको कुछ ज़मीन दे दी गई, तो अब होता क्या था कि जब औरंगजेब के बाद जो वीक रूलर्स आते गए, तो वो धीरे धीरे ये लोग अपनी उनसे मित्रता बढ़ाते गए ताकि इनको और ज़मीन मिल जाए। अब जब इनको और ज़मीन मिलने लगी तो ये भी तो मुगल थे, ये लोग भी यही कोशिश करने लगे कि हमें और ज़मीन मिल जाए। तो अब ये लोग आपसी में एक तरह से लड़ने लगे थे। अब देखिए होगा क्या, जब सेना का सेनापति ही आपस में युद्ध करेंगे तो सेना को संभालेगा कौन। तो इसी जागीरदारी क्राइसिस की वजह से इन लोगों में लड़ाई होती गई, और धीरे धीरे जो किंगडम था वो वीक होता गया।
जमींदारी क्राइसिस, द जमींदारी वर हेरिडिटरी ऑनर ऑफ द लैंड हु enjoy certainly privilege on hereditary basis known as राजा ठाकुर। जमींदारी क्राइसिस क्या होता था, जो पोजीशन ये लोग होल्ड करते थे, ज़्यादा जमीन जिनके पास होती थी उनको टाइटल दिया गया था। टाइटल क्या थे? राजा, ठाकुर, खोत और देशमुख। दे ऑक्यूपाइड इन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एम्पायर एज द हेल्प इन कलेक्शन। देखिएगा, जो जमींदार होते थे उनके पास ज़मीनें होती थी। अल्टीमेटली मुगलों का उसमें फैक्ट्रीज होती नहीं थी, तो जो भी ज़मीन से प्रोड्यूस होगा वो इनके पास आएगा। इस वजह से ये भी जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड किया करते थे। Many local जमींदार help the nobility there for power class within the empire to take advantage of the weak। फिर देखिएगा, जमीन की ही युद्ध थी, जमीन इन्होंने कैप्चर धीरे से करना चालू कर दिया। फिर ये कुछ कुछ जमींदार होते थे वो नोबल को सपोर्ट करते थे, ताकि जो उनके हिस्से का नोबल है वो जीते और ताकि उनको जो जमीन है वो और मिल जाए। तो फाइनली देखिएगा, जागीरदारी और जो जमींदारी थी इन्हों ही का ही मेन रूल था शासन चलाने में मुगलों का। और जब यही दोनों पिलर जो थे इनके वीक हो गए तो मुगल भाई शासन करेंगे कैसे? तो खैर रीजनल डिमांड उस समय की क्या थी? आफ्टर औरंगजेब देर आर मैनी पर्सन हु स्टार्टेड डिमांडिंग द सेपरेट किंगडम, बीट राजपूत और अदर इंपॉर्टेंट पर्सन लाइक अशफुद्दौला मराठा स्टार्टेड क्लेमिंग द चौथ एंड सेपरेट स्टेट इमर्ज लाइक हैदराबाद अवध विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द मुगल। तो देखिएगा भाई, एक राजा तभी तक राज कर पाएगा जब वो खुद मजबूत होगा। मुगल के बाद जो राजा थे, जो नोबल्स थे, वो धीरे धीरे अपने लिए एक छोटा छोटा राज्य बनाने लगे। मराठा उस समय बड़ा राज था ही, राजपूत भी अपने लिए अब अलग होने लगे थे क्योंकि औरंगजेब वीक हो गया ना। तो देखिएगा, ये धीरे धीरे जितने राज्य थे ना, ये कहीं ना कहीं पे अपनी अथॉरिटी और ओवरलॉर्डशिप स्थापित करने की कोशिश करने लगे थे मुगल पे। जिसकी वजह से जो कि एक यूनिटी था हमारे भारत में, भले वो मुगलों की वजह से थी, वो फ्रेगमेंटेड हो गया, छोटे छोटे पार्टों में बंटने लगी, जिसकी वजह से जो मुगलों थे वो उनका डिक्लाइन होने लगा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम उस समय की क्या थी? देयर वॉज अ लिटिल लैंड लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत ही कम जमीन बची थी। औरंगजेब ने हालांकि कोशिश की थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन वो कुछ ही जमीन को रिकवर कर पाए थे, लेकिन ज़्यादा जमीन नहीं कर पाए थे। सो बोथ द आमिर एंड द पीजेंटली वॉज एंटेगोनाइज्ड। तो इसी वजह से जो आमिर और जो पीजेंट थे, जिनकी ज़मीनें धीरे धीरे ले रहे थे ताकि एक कैलकुलेटेड वे में ज़मीन सबको बांटी जा सके, ये लोग धीरे धीरे इनसे नाराज होते गए। देयर फॉर द वॉर द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल ऑफ द एम्पर एंड आमिर अलाइक। अब उस समय की जो आमिर थे, जो राज आते थे, है कुछ नहीं, लेकिन भाई उनको लग्जूरियस लाइफ स्टाइल जीनी, जिसकी वजह से खर्चा भी वो लोग बहुत करते थे। उसकी वजह से जो रीजनल डिमांड थी वो भी बढ़ रही थी। द रिडक्शन इन खालसा लैंड ऑल ऑफ विच बर्डन द स्टेट। अब खालसा लैंड जो दी जाती थी एग्रीकल्चर और रेवेन्यू पर्पज से, वो भी कम होने लगी थी क्योंकि नोबलों ने ज़्यादातर बांट ली थी, जमींदारी सिस्टम आ ही रहा था। तो इसकी वजह से इनके पास लैंड की कमी होने लगी। जब लैंड की कमी होने लगी तो लैंड की वजह से रिवेन्यू आता था, तो अल्टीमेटली जो रिवेन्यू था वो भी, उसमें भी कमी आने लगी। तो फाइनली जो रिजल्ट हुआ, एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट मच एक्सीडेड इज इनकम। तो फाइनली जब इनकम आएगी नहीं, तो जो हम लोगों के खर्चे हैं वो बढ़ने लगे इनकम से ज़्यादा। अब लॉ ऑफ सक्सेशन क्या होता था? देखिए, सपोज कोई किंग है, अब उसके 3 बेटे हैं। अब इन किंग ने किसी को नहीं बताया कि हम किस बेटे को गद्दी पे बिठाएंगे और ये खत्म हो गए। तो अब ये बेटे पहले तो आपस में युद्ध लड़ते थे,